जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल द सीएमएन न्यूज 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है, जिग्नेश मेवाणी को मिल चुकी है जमानत। उसी के साथ खबर में जानेंगे कर्नाटक में अब हिजाब के बाद बाइबल विवाद हो चुका है शुरू। साथ ही खबर आ रही है रामदास आठवले हनुमान चालीसा के मुद्दे पर अब कूद पड़े हैं बीच में। साथ ही खबर आ रही है कि लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो चुकी है। साथ ही समाचार में जानेंगे ग्रीष्मा वेकरिया हत्याकांड की अपडेट के बारे में। साथ ही खबर में जानेंगे क्यों आखिर हार्दिक पटेल भगवे में नजर आए। साथ ही खबर आ रही है श्रीलंका से कि श्रीलंका में खाने पीने की चीजों के पड़े हैं लाले। साथ ही जानेंगे ब्राजील के कार्निवल फेस्टिवल के बारे में। उसी के साथ जानेंगे सर्राफा बाजार में सोने चांदी का भाव और भारत के अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा है, करंट अफेयर्स के लिए भी बड़ी काम की खबरें हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 26 अप्रैल 2022 और दिन हो चुका है बुधवार। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे जिग्नेश मेवाणी को मिली है जमानत। पीएम पर विवादित ट्वीट मामले में असम कोर्ट ने दी है राहत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किए गए विवादित ट्वीट मामले में गिरफ्तार हुए विधायक जिग्नेश मेवाणी को कोकराझार की एक स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी है। जिग्नेश मेवाणी के वकील अंशुमान बोरा ने इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि असम पुलिस ने प्रधानमंत्री के खिलाफ ट्वीट करने के मामले में मेवाणी को बुधवार को गुजरात से गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका सहित मेवाणी के मामले में सोमवार को सुनवाई हुई और उन्हें कोर्ट से जमानत भी मिल गई। बढ़ती खबर की और इस खबर में जानेंगे कर्नाटक में हिजाब के बाद बाइबल पर विवाद। बेंगलुरु के एक स्कूल में बाइबल लाना जरूरी, हिंदू संगठनों ने किया विरोध। जी हां दोस्तों, अब हिंदुत्व की राजनीति काफी देखने को मिल रही है। बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, उनके राज्य में काफी लोग हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। मुसलमानों के बाद अब क्रिश्चियनों पर भी अत्याचार, दलितों पर भी अत्याचार होना शुरू हो चुके हैं। आपके सामने ही सारी खबरें आती रहती है। कर्नाटक में हिजाब के बाद अब बाइबल पर भी विवाद शुरू हो गया है। बेंगलुरु के क्लेरेंस हाई स्कूल प्रबंधन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि स्कूल में बच्चों को बाइबल लाना जरूरी है। स्कूल के इस फैसले को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। ये कथित खबर है दोस्तों, इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि स्कूल ने ऐसा कहा है या नहीं, फिर भी हिंदू संगठनों ने स्कूलों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बढ़ती अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे लखीमपुर खीरी हिंसा केस के बारे में। गृह राज्य मंत्री के बेटे और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत रद्द कर दी थी। दरअसल यूपी के लखीमपुर हिंसा केस में आरोपी आशीष मिश्रा सीजेएम कोर्ट में सरेंडर इन्होंने कर दिया है। उन्हें लखीमपुर खीरी जेल ले जाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सदर कोतवाल लखीमपुर की गाड़ी में बैठाकर आशीष मिश्रा को गुपचुप तरीके से जेल ले जाया गया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी थी। इससे पहले आशीष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को इलाहाबाद कोर्ट से मिली जमानत पर सख्त टिप्पणी की और 7 दिन के अंदर सरेंडर करने के लिए भी कहा था। बढ़ती अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे दुनिया में फिर लौटा कोरोना का खतरा। चीन के शंघाई में अब तक 87 मौतें। अफ्रीका, अमेरिका में भी आ चुके हैं नए मामले। तो कोरोना फिर दुनिया भर में पैर पसार रहा है। चीन में हालात काफी बुरे हैं, जहां शंघाई में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 39 मौतें हुई है, जबकि 21,058 संक्रमित भी मिले हैं। शंघाई में अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 तक पहुंच गई है। वहीं कोरोना से जर्मनी और फ्रांस में मौतों की संख्या एक हफ्ते में इजाफा लेकर आई है। कोरोना का ग्राफ अफ्रीका, अमेरिका में भी तेजी से बढ़ रहा है। अगले समाचार में जानेंगे पीके और केसीआर की हैदराबाद में मुलाकात। कांग्रेस नेता बोले दुश्मन के दोस्त पर भरोसा नहीं। जी हां दोस्तों, प्रशांत किशोर की अब राजनीति काफी चर्चा में आई है। कांग्रेस में भी शामिल होने की उनकी चर्चा आ रही है। तो केसीआर से उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शनिवार को हैदराबाद की मुलाकात ली थी। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से भी लंबी मुलाकात की। वहीं कांग्रेस चाहती है कि किशोर दूसरी पार्टियों से दूरी बनाएं। कांग्रेस ने पीके को पार्टी तक ज्वाइन करने की ऑफर दी है। दोस्तों, कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि केसीआर और किशोर के बीच कई बार मुलाकातें हो चुकी है। खास बात यह है कि केसीआर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार विपक्षी एकजुटता की कोशिश भी कर रहे हैं। अगले समाचार में जानेंगे मात्र 3 महीने में देश को मिलेंगे 3 मुख्य न्यायाधीश। यहाँ दोस्तों, इसकी वजह क्या है आपको जरूर बता देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की 1950 में स्थापना के बाद ये पहला मौका होगा जब 2022 में देश को मात्र
3 महीने में 3 मुख्य न्यायाधीश मिलेंगे। इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया अगस्त से नवंबर तक चलेगी। वहीं इस साल 7 महीने में 5 न्यायाधीश भी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होंगे। अगस्त 2022 में मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमैया सेवानिवृत्त होंगे। उनकी जगह जस्टिस उदय रमेश ललित लेंगे। जस्टिस ललित का कार्यकाल 2-2.5 महीने का होगा और 65 वर्ष की आयु के बाद वे रिटायर हो जाएंगे। नवंबर में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का कार्यकाल 2 साल का होगा दोस्तों। तो अब खबर ये आ रही है कि इतिहास में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की 1950 में स्थापना के बाद पहली बार ये होगा कि देश को मात्र 3 महीने में 3 मुख्य न्यायाधीश मिलेंगे। बढ़ती अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे आईआईटी मद्रास में बढ़ रहे कोरोना केस, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 60 हुई। हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया है अलर्ट। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IITM में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या रविवार को बढ़कर 60 हो गई। इसके एक दिन पहले संस्थान में संक्रमितों की संख्या 55 थी। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने जिला अधिकारियों से अलर्ट रहने के लिए कहा है। विभाग ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकना है तो लापरवाही न बरते। देखते अगले समाचार। इस खबर में जानेंगे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बोले, ये जब जिहाद करके वापस चले जाएंगे तब पुलिस डंडा ठोकने आएगी। जहाँ दोस्तों आपको पता है भीड़ अब RSS और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन इकट्ठा करते हैं, फिर भी मुसलमानों को कई बार बदनाम किया जाता है। जब जिग्नेश मेवाणी कोई ट्वीट करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी होती है, लेकिन साक्षी महाराज जैसे लोग धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करते हैं, भड़काऊ भाषण करते हैं, ऐसे ट्वीट करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि राज बीजेपी का है। बीजेपी RSS एक है, हिंदुत्व की राजनीति चाहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की राजनीति चाहते हैं, तो ये आप समझ ही सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे कांग्रेस में प्रशांत किशोर की एंट्री होगी या नहीं। पार्टी नेताओं ने सोनिया गांधी को सौंपी रिपोर्ट, हो सकता है फैसला। क्या दोस्तों जल्द ही फैसला हो सकता है पीके की कांग्रेस में एंट्री पर। दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री होगी या नहीं, इसको लेकर पार्टी के भीतर ही गहन मंथन चल रहा है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं दोस्तों। प्रशांत के सुझाव पर विचार करने के लिए कांग्रेसी नेताओं की कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, पी चिदम्बरम, अंबिका सोनी, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक वाले पैनल ने किशोर के सुझाव पर अपनी विस्तृत राय दी है। तो अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होते हैं या नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे भारतीय तटरक्षक बल ने पाकिस्तानी नौका से 300 करोड़ की हेरोइन की जब्त। जी हाँ दोस्तों, 300 करोड़ की हेरोइन का मामला सामने आया है। दरअसल गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एवं कोस्ट गार्ड के संयुक्त ऑपरेशन में अरब सागर की भारतीय जल सीमा जैको के पास से 300 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई है। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते व भारतीय तटरक्षक बल के संयुक्त ऑपरेशन में गुजरात के समुद्र के किनारे जखो के पास एक पाकिस्तानी बोट अल हज को घेर कर उसकी तलाशी ली, जिसमें करीब 56 किलो मादक पदार्थ पकड़ा गया है। मादक पदार्थ हेरोइन बताया जा रहा है। ATS ने 9 पाकिस्तानी तस्करों को भी दबोचा है। बढ़ते अगली न्यूज अपडेट की ओर। तो इस अपडेट में जानेंगे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दीपक पुनिया ने जीता है रजत पदक। तो दीपक पुनिया कजाकिस्तान के अजमल दौलत बेकोव को मजबूत डिफेंस से पार पाने में नाकाम रहे और उन्हें रविवार को यहां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के अंतिम दिन रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। जबकि विकी चाहर ने फ्री स्टाइल 92 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। महाद्वीपीय प्रतियोगिता में पहले स्वर्ण पदक के लिए चुनौती पेश कर रहे दीपक ने बिना कोई अंक गंवाए फाइनल में जगह बनाई थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका हो चुकी है दायर। जुलाई में हो सकती है सुनवाई। तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और जम्मू कश्मीर के 2 अलग अलग राज्यों में विभाजित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इन याचिकाओं पर जुलाई में सुनवाई हो सकती है। कोर्ट जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के
केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफड़े की दलीलों पर ध्यान दिया है। याचिकाओं में कहा गया है कि राज्य में परिसीमन की कवायद के मद्देनजर याचिका पर तत्काल सुनवाई जरूरी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे उद्धव सरकार को देवेंद्र फडणवीस की चुनौती, हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, अगर हिम्मत है तो मेरे ऊपर राजद्रोह का केस लगा कर दिखाए। तो दोस्तों, अब महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी क्रम में आज फडणवीस ने एक प्रेस वार्ता कर उद्धव सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इनको हनुमान चालीसा से इतनी नफरत क्यों है? हम सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे, अगर सरकार में हिम्मत है तो हम पर राजद्रोह का गुना लगा कर दिखाए। तो मुद्दे में तो दोस्तों कोई दम है ही नहीं, क्योंकि शिवसेना भी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी फॉलो करती है। लेकिन अब जबकि हार हो चुकी है बीजेपी के महाराष्ट्र में, तो अब नए नए हथकंडे आजमा रही है बीजेपी सरकार को घेरने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में जानेंगे अस्पताल में मोबाइल की रोशनी में इलाज, महिला की मौत, बिजली गुल हुई तो टॉर्च की लाइट में डॉक्टर देते रहे CPR। राजस्थान से खबर आ रही है दोस्तों, अस्पताल में 3 घंटे अंधेरा रहा, बिजली गुल हो चुकी थी। कोटा के सरकारी अस्पताल में बिजली गुल होने की वजह से एक महिला की मौत हो गई। न्यू हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में रविवार रात इलेक्ट्रिकल पैनल खराबी की वजह से बिजली गुल हो गई। इस दौरान वार्ड में भर्ती एक बुजुर्ग महिला की हालत खराब होने लगी। टॉर्च की रोशनी में उन्हें CPR दिया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। हॉस्पिटल में मौजूद एक व्यक्ति ने अंधेरे में CPR देते हुए ये वीडियो बनाया, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे दिल्ली मुंबई दंगों पर बोले आठवले। राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा, मुंबई में राज्य सरकार को बर्खास्त कर लागू हो राष्ट्रपति शासन। जहां दोस्तों RPI और जय भीम कर सत्ता हासिल करने वाले रामदास आठवले ने दलित समाज को तो बेच ही दिया है और मोदी जी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। हालांकि हमेशा ही वो बीजेपी के पक्ष में बयान देते हैं। हरियाणा के करनाल जिले में केंद्रीय न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने मुंबई व दिल्ली में हुए दंगों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाओं को देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुंबई में उन्होंने राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है, जो कि एक बचकाना बयान लगता है। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे कोरोना और गर्मी के बीच CBSE की एग्जाम 26 अप्रैल से शुरू होनी है। 52 दिन चलने वाली एग्जाम परीक्षा में दोहरी चुनौती है। सावधानी बरतने को भी कहा गया है, क्योंकि कोविड भी है दोस्तों और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। तो कोरोना की दहशत के बीच 26 अप्रैल से CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं टर्म की परीक्षा शुरू होगी। दूसरे टर्म की परीक्षा होनी है। गर्मी और कोरोना की चुनौती के बीच 52 दिनों तक चलने वाले एग्जाम को लेकर स्कूलों ने होम सेंटर की भी मांग की है। देखते अगले समाचार, इस खबर में जानेंगे राम रहीम की याचिका पर जवाब आया है। पंजाब सरकार का एतराज आया है। बेअदबी केस में निजी रूप से पेश होने से छूट मांगी थी राम रहीम ने। दरअसल शारीरिक रूप से कोर्ट में पेशी नहीं चाहता है राम रहीम। खबर में क्या है जानेंगे। पंजाब में धार्मिक ग्रंथ की चोरी, फरीदकोट के बरगाड़ी गांव में हाथों से लिखे बेअदबी के पोस्टर लगाने, धार्मिक ग्रंथ के पन्नों को फाड़ बेअदबी करने के मामले में विशेष जांच टीम यानी SIT गठित की गई थी। तो SIT ने कुछ गवाहों के बयान के आधार पर केस दर्ज कर डेरा प्रमुख राम रहीम को आरोपी बनाया था। दरअसल राम रहीम न शारीरिक रूप से कोर्ट में पेशी चाहता है और न ही प्रोडक्शन वारंट पर जाना चाहता है। दरअसल राम रहीम यौन शोषण, रामचंद्र छत्रपति और रंजीत सिंह हत्याकांड में सजा याफ्ता है। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे अवैध कॉलोनियों पर आम आदमी पार्टी सख्त। चन्नी के समय में वैध हुई कॉलोनी के रिकॉर्ड को जांचेगी। भगवंत मान सरकार सांठगांठ करने वाले सभी अफसर नपेंगे। जहां दोस्तों अब मान सरकार एक्शन में आ चुकी है। दरअसल पंजाब के विभिन्न कॉलोनाइजरों ने मिली भगत कर पिछली सरकार में अवैध कॉलोनियां नियमित करवा ली थी। ऐसी शिकायतें पंजाब सरकार को मिली है, इसलिए सरकार ने अब एक नियमित की गई विभिन्न जिलों की अवैध कॉलोनी का रिकॉर्ड खंगालने का निर्णय लिया है। अगर इसमें किसी की भी गलती निकलती है, अगर सरकारी अफसरों की भी सांठगांठ निकलती है, तो उनको भी बर्खास्त किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे हार्दिक पटेल का भगवा अवतार। पहले व्हाट्सएप DP से कांग्रेस के पंजे का निशान किया गायब, अब भगवा गमछे में आए नजर। तो कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल कांग्रेस
छोड़ चुके हैं या नहीं, ये सवाल है। हालांकि अब तक यह बात हार्दिक ने साफ नहीं की है, लेकिन वे व्हाट्सएप पर लगाई अपनी डीपी 2 दिन में 2 बार बदल चुके हैं। शनिवार को उन्होंने बगैर कांग्रेस के पंजे के निशान वाली अपनी सिंगल डीपी लगाई थी। वहीं आज उन्होंने अपनी डीपी फिर से बदल ली है। इसमें भगवा गमछा ओढ़े वो नजर आ रहे हैं। इससे इस बात के कयास और मजबूत हो गए हैं कि वे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। देखते अगले समाचार। इस खबर में जानेंगे, ग्रीष्मा विकरिया हत्याकांड के 69 दिन कोर्ट ने आरोपी फैनिल को दोषी ठहराया। कोर्ट ने 35 बार वीडियो देखा, कहा इसमें प्यार जैसा कुछ भी नहीं दिखा। जहां दोस्तों सूरत का बहुचर्चित ग्रीष्मा विकरिया हत्याकांड में अपडेट आया है। सूरत शहर के पासोदरा में दिन दहाड़े हुई कॉलेज छात्रा ग्रीष्मा विकरिया की हत्या मामले में सेशन कोर्ट ने आरोपी फैनिल गोयानी को गुरुवार को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने हत्या के 69 दिनों में ही सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुनाया है। सजा के ऐलान से पहले आखिरी सुनवाई हुई, जिसमें सरकारी वकील ने आरोपी के खिलाफ कैपिटल सजा की मांग की है। कोर्ट ने हत्या के वीडियो को 35 बार देखा। इसमें फैनिल की जेब में चाकू रखने की बात साबित हुई। कोर्ट ने कहा कि निसहाय युवती पर मर्दानगी दिखाई गई और उसकी हत्या की गई। फैनिल और ग्रीष्मा के डिलीट किए हुए मैसेज भी चेक किए गए। कुल 3 दिन तक उनकी जांच हुई। कोर्ट के लिए वीडियो झकझोर कर देखने वाला था। जी हां दोस्तों, फिर भी न्याय के लिए इसे बार बार देखा गया। आपको बता दें कि वहीं बीच बचाव और अभियोजन पक्ष की अंतिम दलीलें पेश होने के साथ ही सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने 16 अप्रैल तक फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन उस दिन बचाव पक्ष के अधिवक्ता जमीर शेख के गैरहाजिर होने से कोर्ट ने फैसला 21 अप्रैल तक मुलतवी रख लिया। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी फैनिल को हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराया। हालांकि सजा सुनाने के लिए कोर्ट ने शुक्रवार का दिन मुकम्मल किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, शिमला में चौतरफा आग, 200 हेक्टेयर एरिया जलकर राख। संजौली हेलीपोर्ट तक पहुंची, कम पड़ रहे हैं दमकल वाहन। जहां दोस्तों 200 हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ चुका है। दरअसल शिमला में लंबे ड्राई स्पेल के बीच जंगल धू कर चल रहे हैं। आसमान में चारों ओर धुएं के गुब्बारे उड़ रहे हैं। 2-3 दिन के भीतर ही 200 हेक्टेयर से अधिक जंगल आग की भेंट चढ़ गए हैं। अकेले तारादेवी क्षेत्र 135 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र में फैले हरे भरे जंगल जलकर राख हो गए हैं। इससे लाखों रुपए की वन संपदा, वन्य जीवों और उनके आवास को नुकसान हुआ है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 मई को उज्जैन में आएंगे। महाकाल मंदिर के दर्शन करने भी जाएंगे। तो महामहिम का उज्जैन दौरा होने वाला है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 मई को उज्जैन आ रहे हैं। वे यहाँ कालिदास अकादमी के संकुल भवन में होने वाले अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। इस एक दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति महाकाल दर्शन करने भी जाएंगे। राष्ट्रपति का पूरा कार्यक्रम प्रशासन के पास आ चुका है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया है कि राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को देखते हुए सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाकर उनके आगमन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे महाकाल मंदिर दर्शन करने जाएंगे। इस हेतु भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, गर्मी से लाल हुआ पड़ा है पूरा देश। भारत पाकिस्तान में कहर बरपाएगी झुलसाने वाली गर्मी। तो भारत और पाकिस्तान भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। दोनों ही देशों के लोग 40 से 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी झेल रहे हैं। स्कॉटलैंड के मौसम विज्ञानी स्कॉट डंकन की चेतावनी के मुताबिक आने वाले दिनों में भी इससे राहत नहीं मिलने वाली है। स्कॉट डंकन ने ट्विटर पर शेयर एक थ्रेड में लिखा है कि खतरनाक और झुलसाने वाली गर्मी भारत और पाकिस्तान की ओर बढ़ रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर में जानेंगे, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का बड़ा फैसला। भारत पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल किए ब्लॉक। जी हाँ दोस्तों, 16 यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए गए हैं। दरअसल जिन यूट्यूब चैनलों पर कार्रवाई हुई है उनमें 10 भारतीय चैनल है और 6 पाकिस्तानी बेस्ड चैनल बताए जा रहे हैं। इन चैनलों को आईटी रूल्स 2021 के तहत ब्लॉक किया गया है। ये यूट्यूब चैनल भारत में दहशत पैदा करने, सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए झूठी असत्यापित जानकारी परोस रहे थे, ऐसा कहा गया है। दोस्तों, जिन चैनलों को ब्लॉक किया गया है उनके दर्शकों की संख्या 68 करोड़ से भी ज्यादा थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, आर्थिक कंगाली के बाद अब पाकिस्तान को बिजली का झटका। कटौती से हुआ है हाहाकार। तो पाकिस्तान की आवाम को भीषण गर्मी और रमजान के पवित्र महीने में भी भीषण बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से कंगाल देश पाकिस्तान में बिजली कटौती भी बड़ी मुसीबत बन रही है। भीषण गर्मी के बीच पाकिस्तानियों को देश भर में रोजाना 8 से 15 घंटे घोषित और अघोषित लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। पाक मीडिया के मुताबिक कराची, लाहौर,
रावलपिंडी, क्वेटा, पेशावर, मुल्तान, बदिन, स्वात और देश के अन्य शहरों में लंबे समय तक लोड शेडिंग हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे श्रीलंका में खाने पीने की चीजों का अकाल, प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस को घेरा, दीवारों पर लिखी है बातें। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में 9 अप्रैल से हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। श्रीलंका की आर्थिक हालात बहुत बुरी है और यहाँ की सरकार के पास वस्तुओं को आयात करने के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे में जनता के पास खाने पीने की चीजें भी नहीं है और जो चीजें बची है उनके दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में श्रीलंका की जनता सरकार से काफी नाराज है। रविवार को कुछ छात्र प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास को भी घेरा। प्रधानमंत्री आवास के बाहर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास की दीवारों पर राजपक्षे घर जाओ भी लिख दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे तालीम में तालिबान का दखल, हफ्ते में 3 दिन लड़के और 3 दिन लड़कियों की क्लासेस, अगले महीने से आया है नया टाइम टेबल। तो तालिबान का अब दखल हो चुका है शिक्षा में भी। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने को एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया है। काबुल यूनिवर्सिटी और पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में लड़के और लड़कियों की एजुकेशन अब अलग अलग दिनों पर होगी। हफ्ते में 3 दिन लड़कों और इतने ही दिन लड़कियों की क्लासेस लगेगी। तालिबान का यह फैसला हैरान करने वाला नहीं है क्योंकि उसने पहले ही साफ कर दिया था कि वो को एजुकेशन सिस्टम को इस्लाम और शरिया कानून के खिलाफ मानते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे अफगान तालिबान की पाकिस्तान को धमकी, डिफेंस मिनिस्टर बोले पाकिस्तान के हमले बर्दाश्त नहीं, एयर स्ट्राइक का जवाब दिया जाएगा। तो अफगान और पाकिस्तान के रिश्ते अब बिगड़ चुके हैं। तो खबर जानते हैं दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच सीमा डुरंड लाइन समेत कई विवाद है। पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान में मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने अब तक इसका जवाब देने की धमकी दी है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने 16 अप्रैल को पूर्वी अफगानिस्तान के खोस्त और कुनार प्रांतों में एयर स्ट्राइक की थी। 40 से ज्यादा लोग भी मारे गए थे, इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने डुरंड लाइन पर भी फायरिंग की थी। तालिबान ने इसका जवाब भी दिया था। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे रूस यूक्रेन जंग की अपडेट के बारे में। तो रूस के ब्रांस्क में यूक्रेनी सैनिकों ने दागी मिसाइलें, ऑयल डिपो तबाह हो चुका है। यूक्रेन का दावा, एक दिन में 5 रेलवे स्टेशनों पर रूसी हमला हुआ है। तो रूस यूक्रेन की जंग जारी है। रूस यूक्रेन जंग को 2 महीने से ज्यादा वक्त होने को आया है, लेकिन युद्ध की तपिश कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच यूक्रेन ने रूस के ब्रांस्क शहर में हमला किया है। यहाँ यूक्रेनी सैनिकों ने मिसाइलें दागी है, जिसमें एक ऑयल डेपो भी तबाह हो गया है। इधर यूक्रेन ने दावा किया है कि मध्य और पश्चिमी यूक्रेन में रूसी सैनिकों ने 5 रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया है। रेलवे सर्विस चीफ ने कहा कि हमले में सैकड़ों लोगों के घायल होने की भी आशंका है। अगले समाचार जानते हैं। इस समाचार में जानेंगे ब्राजील में कोरोना कटा तो 2 सदी पुराने फेस्टिवल में उमड़ी लाखों की भीड़। गांधी और मंडेला की तस्वीरें लेकर पहुंचे लोग। जहां दोस्तों ब्राजील में कार्निवल फेस्टिवल काफी फेमस है, तो बड़े धूमधाम से अब कोरोना के बाद कार्निवल फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और रूस यूक्रेन की जंग को देखते हुए उन्होंने शांति की भी अपील की है और शांति की अपील करते हुए उन्होंने महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की तस्वीरों को भी अपने समारोह में शामिल किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे MCX पर कितना पहुंचा सोने चांदी का भाव, आखिर सर्राफा बाजार में क्या कीमत रही सोने की। तो MCX पर सोने का वायदा 0.42% यानी 221 रुपए की गिरावट के साथ 52,040 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इसी तरह चांदी का वायदा भी 1.27% यानी 856 रुपए सस्ता हुआ है। 856 रुपए फिसलने के बाद अब यह 65,724 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। तो अब जानते हैं संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, केरल, दक्षिण तटीय कर्नाटक और आंतरिक तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी हिमालय पर 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। गुजरात, बिहार, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, झारखंड, आंतरिक ओडिशा, राजस्थान,
और दक्षिण उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी संभव है। तो इसके साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी आने वाली कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। मिलते अगली लेटेस्ट अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।